अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमैर है और आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो कहलाता है ARDS या एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। अब जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। इस चैनल पे जितने मेडिकल कंडीशंस हैं, ठीक है, या टेस्ट हैं या प्रोसीजर्स हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं, जो कि रूटीन लाइफ में, ठीक है, तो उनके मुतालिक एक आम ज़ुबान में जो कि एक आम आदमी को समझ में आए, ठीक है, वो तमाम इन्फॉर्मेशन और टेस्ट जो हैं वो ब्रीफली एक्सप्लेन किए जाते हैं, थोड़े से समझाए जाते हैं ताकि सादा से ज़्यादा ज़ुबान में एक आम आदमी समझ सके कि उन टेस्टों से या उन बीमारियों से क्या मुराद होती है। ठीक है, तो आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं वो कहलाता है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ARDS क्या है? ठीक है, ARDS को सादा ज़ुबान में यूँ कहा जाता है कि फेफड़ों में पानी भर जाना। अब फेफड़ों में पानी भर जाने से क्या मुराद है? देखें, सर थोड़ा सा आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि ARDS और प्लूरल डिफ्यूजन में थोड़ा सा फ़र्क होता है। ठीक है, देखें, जो बुनियादी तौर पे प्लूरल डिफ्यूजन होती है, ठीक है, जो कि आम तौर पे होती है अपने जो लोग हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर जो फेफड़ों में पानी भरता है तो वो मुख्तलिफ होता है, लेकिन ARDS एक मुख्तलिफ चीज़ है, यानी कि एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम एक मुख्तलिफ चीज़ है। उन दोनों में फ़र्क क्या है, यूँ समझें कि आपको थोड़ा सा मैं निज़ाम समझा दूँ फेफड़ों का। ठीक है, फेफड़े एक किस्म के गुब्बारे हैं। ठीक है, उन गुब्बारों के अंदर छोटे छोटे मज़ीद छोटे छोटे गुब्बारे हैं जिन्हें एल्वियोलाई कहा जाता है। ठीक है, जब इन गुब्बारों के अंदर मौजूद छोटे छोटे गुब्बारों के अंदर पानी भर जाता है, ये कहलाता है ARDS। लेकिन जब बुनियादी तौर पे बड़े सिर्फ लंग्स के ऊपर से पानी भरता है तो वो कहलाता है प्लूरल डिफ्यूजन। सादा ज़ुबान में ये समझाऊँ, मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ में डिटेल्स में हम नहीं जाते, एक आम आदमी को ये समझने की ज़रूरत है। जब पानी फेफड़ों के अंदर मौजूद, यानी कि फेफड़ों को या फेफड़े एक गुब्बारा है, ठीक है, रबड़ का, उसके अंदर मौजूद छोटे गुब्बारों के अंदर भी जब पानी भर जाता है तो वो कहलाता है ARDS। और ARDS इंतहाई सीवियर एंड एक्यूट कंडीशन है। ठीक है, बहुत कम लोग इससे बाहर निकल पाते हैं। ठीक है, और ये बहुत संगीन बीमारी है, इसका फ़ौरन इलाज बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और इसके इलाज के बावजूद बहुत से लोग जो है वो सेहतमंद नहीं हो पाते, और जो लोग हो भी पाते हैं उनके साथ या तो फेफड़ों में एक परमानेंट, या यूँ कहा जाए कि एक लंबे अरसे तक मसला मसाइल रह जाते हैं, जिनकी वजह से हो सकता है उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े पूरी ज़िंदगी, या फिर उनका सांस फूलता रहे, या फिर हो सकता है कि वो रिकवर भी कर जाएं। लेकिन रिकवरी ARDS में बहुत यूँ समझें कि रेयरली है, बहुत ही ज़्यादा कम पाई जाती है। ठीक है, और इसमें अमूमन लोग जो हैं वो जान से हाथ धो बैठते हैं। ठीक है, तो यूँ समझें कि ARDS मेडिकल में नाइटमेयर कहलाता है। सही है कि नाइटमेयर है, आपने मरीज़ पे सब कुछ ट्राई कर लिया, आपने उसकी इलाज किया, सब कुछ किया, और ये ज़्यादातर ARDS जो है ना उन मरीज़ों में होता है जो कि टर्मिनली इल होते हैं। टर्मिनली इल का मुराद कि वो लोग जो बहुत बूढ़े हैं, 60-70 साल उनकी उम्र है, वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं और हॉस्पिटल में एडमिट थे, या फिर वो लोग जो कि वेंटिलेटर पे थे, ठीक है, और उस दौरान उन्हें जो है वो ये चीज़ डेवलप हो गई, या वो लोग जिन्हें HIV था, या वो लोग जिन्हें जो है शुगर वगैरह इस हद तक अनकंट्रोल शुगर थी कि उन्हें नमूनिया हुआ, और नमूनिया आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ARDS की तरफ चला गया। तो बहुत ही ज़्यादा ना एक किस्म की टर्मिनल इल किस्म के लोग होते हैं, और ज़्यादातर लोग ये हॉस्पिटलाइज होते हैं, पहले से ही हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया छोटा सा एक ब्रीफ ओवरव्यू कि ARDS होता क्या है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके साथ समझाऊंगा कि इसकी अलामात क्या होती हैं, किन वजूहात की क्या वजूहात इसकी बिना बनती हैं, और इसका इलाज कैसे किया जाता है। ठीक है, और अलगज़ वो तमाम बातें जो कि एक इंसान के ज़हन में आती हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में उसे समझाने की पूरी कोशिश करूँ। तो स्टार्ट करते हैं। ARDS की वजूहात के बारे में बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ARDS है, यानी कि फेफड़ों में पानी भर जाना, ठीक है, ये किन लोगों में भरता है। पहला तो वो जो टर्मिनली इल होते हैं, ठीक है, जो कि वैसे ही ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में होते हैं। इसके अलावा वो लोग जो कि किसी और बीमारी की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर किसी इंसान को सेप्सिस डेवलप हो जाए, ठीक है, अब सेप्सिस क्या है ये समझाऊंगा मैं किसी और वीडियो में। अगर मैंने वीडियो में समझाया हुआ तो आसपास कार्ड में शो हो जाएंगी, वरना आप चैनल पे जाकर सर्च आउट कर सकते हैं।
ठीक है। अगर किसी इंसान को सेप्सिस डेवलप हो जाए, थोड़ा सा फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सेप्सिस होता क्या है। देखिए, सेप्सिस यूँ समझेंगे किसी जरासीम ने आपके जिस्म पे हमला किया और वो खून में फैल गया और खून आपके जिस्म के कोने कोने तक जाता है, जिसकी वजह से वो जरासीम भी आपके जिस्म के हर कोने कोने में फैल गया और आपके पूरे जिस्म के निज़ाम को ख़राब करना शुरू हो गया। तो ये कहलाता है सेप्सिस। ठीक है, तो सेप्सिस एक बहुत बड़ी वजह होती है ARDS यानी कि फेफड़ों में पानी भरने की। ठीक है, फिर आता है इन्फ्लेमेशन ऑफ अगर कोई शख्स इनहेल कर ले हार्मफुल सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल आप किसी केमिकल फैक्ट्री में काम करते हैं या फिर आपने धुआं जो है वो ऐसा इनहेल कर लिया है या फिर कोई केमिकल आपने इनहेल कर लिया है, जिसकी वजह से इनहेल कर लिया मतलब ये कि आपने सांस के ज़रिए कोई ऐसा केमिकल अपने जिस्म में ले गए हैं जो कि फेफड़ों के जाके तो जो छोटे छोटे गुब्बारे होते हैं जैसे कि मैंने आपको समझाया उनको जाके डैमेज करें। अब ARDS में होता क्यों है कि पानी क्यों भरता है? देखिए, आपको पता है कि एक लंग जो है यानी फेफड़ा जो है वो एक बड़ा गुब्बारा है, उसके अंदर मौजूद हैं छोटे छोटे गुब्बारे जिन्हें एल्वियोलाई कहते हैं। इन एल्वियोलाई के अंदर बुनियादी तौर पे जो ऑक्सीजन की एक्सचेंज होती है जिस्म से हो रही होती है, यानी जिस्म इन्हीं छोटे छोटे गुब्बारों से ऑक्सीजन लेता है और इन्हीं गुब्बारों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब हम कोई हार्मफुल सब्सटेंस ले लेते हैं, कोई ऐसी चीज़ जो कि इरिटेंट जो कि इनकी लाइनिंग को यानी कि इनकी दीवारों को जो है वो ज़ख्मी करे, जिसकी वजह से तो है खून या फिर फ्लूइड ठीक है निकल कर उन गुब्बारों को भरना शुरू कर दे, तो ये बुनियादी तौर पे ARDS की वजह बन रही होती हैं। तो अगर हमको ऐसा हार्मफुल केमिकल या ऐसा कोई ख़तरनाक चीज़ जो कि हमारे जिस्म के लिए मुज़िर है, नुकसानदेह चीज़ हम ले लेते हैं, तो उनके अंदर मौजूद छोटे छोटे गुब्बारों के जो दीवारें होती हैं उन्हें नुकसान पहुँचाती है, जिसकी बिना पर उनके अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है और ये ARDS की तरफ चला जाता है। फिर अगर किसी शख्स को इन्फेक्शन था चेस्ट का, ठीक है, इसे नमूनिया था, जब वो नमूनिया बहुत ज़्यादा फैलना शुरू हो जाए या बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए या बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर ले, तो वो इन छोटे छोटे गुब्बारों की लाइनिंग को जाकर डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से भी ARDS डेवलप हो जाता है। और ये बहुत बड़ी वजह होती है उन लोगों में जो कि बुढ़ापे में होते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी वजह होती है। फिर कोविड-19 जो है ना ARDS की बहुत बड़ी वजह है। सही है, कोविड-19 में जो लोग वेंटिलेटर पे जाते हैं, मैंने ये देखा है कि उनमें से काफ़ी लोगों को ARDS होता है। जब मैंने आइसोलेशन में काम किया था तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे, जब हम वेंटिलेटर पे उन्हें डालते थे तो उस वक्त उनके फेफड़े सही होते थे, वो बेहतर होना शुरू हो जाते थे और किसी न किसी वजह से उनको ARDS डेवलप हुआ और फिर उन्हें बचाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो कोविड-19 की जो है ना एक बहुत बड़ी वजह होती है ARDS डेवलप करने की। ठीक है, फिर इसके अलावा और भी बहुत सी वजूहत होती हैं, जैसे कि पेनक्रेटाइटिस यानी कि जो लबलबा होता है, ठीक है, अगर इसमें इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाए या इसकी इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाए तो उसकी वजह से भी होता है। फिर इसके अलावा अगर किसी इंसान को बहुत ज़्यादा खून लगे, ठीक है, मिसाल के तौर पर 6 जो है बोतलें खून की लग गई या 5 बोतलें खून की लग गई, तो इस किस्म की जो है ना वजूहत भी बन सकती हैं ARDS डेवलप करने की। ठीक है, तो ARDS कोई ख़ास वजह से नहीं बनता। ठीक है, मैंने आपको बताया वेंटिलेटर पे भी बहुत से लोग जो मरीज़ वेंटिलेटर पे होते हैं, ठीक है, तो अगर वेंटिलेटर की सेटिंग्स जो है वो सही तरीके से ना की जाए तो होता क्या है कि ज़्यादा हवा उनके फेफड़ों में चली जाती है, इनकी वजह से छोटे छोटे गुब्बारों की लाइनिंग जो है वो यानी कि जिनकी दीवारें हैं नुकसान होता है और वहाँ से फ्लूइड निकलना शुरू हो जाता है या फिर खून निकलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो छोटे छोटे गुब्बारे या एल्वियोलाई भरना शुरू हो जाते हैं, इनकी वजह से भी उन्हें ARDS होता है। ठीक है, तो इसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं। तो ये जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है, आपके लिए बस इतने ही जानने काफ़ी हैं। इससे मज़ीद जाएंगे तो आप भी जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे और मेरे लिए समझाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बुनियादी तौर पे वजूहत होती हैं जिनकी वजह से ARDS हो सकता है। ठीक है, अगर अलामतों की बात करूं तो मैं नॉर्मली अलामतें जो हैं वो डायरेक्टली ओवरव्यू के बाद समझाता हूं, लेकिन इसमें अलामतों का जिक्र मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि जिसकी अलामतें हैं वो किसी आम इंसान में नहीं आती। मिसाल के तौर पे आप हैं, मैं हैं, 40-50 से 60 साल का कोई शख्स है, उसे नॉर्मली तौर पर ARDS नहीं होता। ठीक है, उसे होगा तो ज़्यादा चेस्ट का इन्फेक्शन होगा, नमूनिया होगा और वो ठीक हो जाता है। ठीक है, तो ARDS जो है वो है ही एंड किस्म की जो है ना चीज़, तो इसमें आपको कोई ख़ास अलामत आती नहीं है। ज़्यादातर लोग जो हैं वो ऑलरेडी हॉस्पिटल में होते हैं। ठीक है, तो अलामतें इसकी यही होती है कि सांस जो है वो फूलना ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है, ऑक्सीजन की मिकदार खून बहुत तेज़ी से गिरना शुरू हो जाती है। ठीक है, और क्या कहते हैं उसे एज अ डॉक्टर समझाऊँ तो उसमें ये हो रहा होता है कि पेशेंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा होता है और अचानक जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये इस किस्म की अलामतें आती हैं। ठीक है, बहरहाल ARDS एक आम आदमी, एक आम लेमैन इंसान
नहीं डायग्नोस कर सकता, नहीं तशख़ीस कर सकता अलामतों को देख के, क्योंकि ये एक हॉस्पिटल टाइप की बीमारी है, ये यूँ समझें, ठीक है। तो ये सीन है, ठीक है। ARDS की तशख़ीस कैसे की जाती है? जैसे कि मैंने बताया कि ARDS कोई एक आम इंसान की बीमारी नहीं है, तो इससे एक आम इंसान तशख़ीस भी नहीं कर सकता, इसे देख के अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। अमूमन जब डॉक्टर किसी ARDS के पेशेंट को लेबल करते हैं कि इसे ARDS की तरफ ये पेशेंट जा रहा है या फिर इसको ARDS हो गया है, तो वो नॉर्मली एक्सरे, CT स्कैन और बाज़ औक़ात HRCT MRI की भी मदद लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है, और ब्लड टेस्ट के अंदर अमूमन तौर पे ABGs की जाती हैं। अब ABGs क्या होती हैं? जो हम नॉर्मली ब्लड टेस्ट करवा रहे होते हैं वो हम वेन से करवाते हैं, यानी कि ऊपर वाली नसों से करवाते हैं, ठीक है, रगों से करवाते हैं, जो कि बुनियादी तौर पे पूरे जिस्म से खून लेके वापस दिल की तरफ जा रही होती हैं, ठीक है। लेकिन हम ARDS के लिए चेक कर रहे होते हैं तो हम नॉर्मली तौर पे ABGs करते हैं। अब ABGs एक ख़ास किस्म का ब्लड टेस्ट होता है, इसके अंदर खून जो है हमारी अंदरूनी रगों से लिया जाता है, यानी आर्टरीज से लिया जाता है। अब आर्टरीज से जो खून आ रहा होता है वो बुनियादी तौर पे फेफड़ों से और दिल से पूरे जिस्म की तरफ जा रहा होता है, यानी कि ये सप्लाई है, ठीक है, यानी सप्लाई पूरे जिस्म को जा रही होती है। तो उससे ब्लड लेके चेक किया जाता है कि ऑक्सीजन की मकदार क्या है और डिफरेंट केमिकल्स की मकदार क्या है, ठीक है। तो ये कुछ टेस्ट किए जाते हैं नॉर्मली तौर पे ARDS की तशख़ीस के लिए। ARDS का जो इलाज है ना, वो एक आम आदमी की समझ में आएगा भी नहीं और मैं समझाने भी नहीं लगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ बुनियादी तौर पे कि क्या क्या चीज़ें हम नॉर्मली तौर पे हॉस्पिटल में कर रहे होते हैं। हम नॉर्मली तौर पे पेशेंट को फ्लूइड्स दे रहे होते हैं, यानी पानी दे रहे होते हैं मुख्तलिफ इक़साम का, ठीक है। हम उसमें NS भी दे सकते हैं, नॉर्मल सलाइन भी दे सकते हैं, रिंग इलेक्ट्रेट भी दे सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि जो हमारे पास रिज़ल्ट्स वापस आ रहे होते हैं लैब से, हम उसको देख के उसमें केमिकल की मिज़ाज को देख के तो मुख्तलिफ किस्म के फ्लूइड्स में डिसाइड कर रहे होते हैं। फिर उन मरीज़ों को अमूमन एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, ठीक है, ताकि जो जरासीम वगैरह उसके ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी आपको बताया कि जो छोटे छोटे गुब्बारे हैं वो ज़ख्मी हैं, जिनकी वजह से उन पर जरासीम हमला करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अमूमन उन मरीज़ों को एंटीबायोटिक्स भी दी जा रही होती हैं। इसके अलावा उन स्टीरॉइड्स भी दी जा रहे होते हैं, ठीक है। तो स्टीरॉइड्स क्या कर रहे होते हैं कि ARDS के मरीज़ों के अंदर स्टीरॉइड्स इसलिए दिए जा रहे होते हैं कि ताकि जो लाइनिंग है, ठीक है, जो एल्वेलाई फेफड़ों के अंदर मौजूद छोटे छोटे एल्वेलाई हैं, उनकी जो दीवारें हैं, क्योंकि उन्हें चोट लगी हुई है, तो स्टीरॉइड्स क्या करते हैं, उन चोटों को यूँ समझे कि जल्दी ठीक होने में मदद कर रहे होते हैं, ठीक है। वो इम्यूनिटी को थोड़ा सप्रेस कर रहे होते हैं ताकि इन्फ्लेमेशन ज़्यादा ना हो। इसके अलावा अमूमन लोगों को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है और एज सच कोई और ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है, ठीक है। अमूमन लोगों को सप्लीमेंट्स वगैरह भी दिए जाते हैं ताकत के, ताकि उनकी रिकवरी थोड़ी जल्दी हो। और एक आम आदमी को इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, मेरा ख्याल है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा ट्रीटमेंट में जाऊँगा तो आपको भी समझ नहीं आएगी और मेरे लिए समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्या ARDS से इंसान दोबारा ज़िंदा बच जाता है? तो सिंपल आपको मैं एक चीज़ समझाऊँ, ARDS बड़ा एक एंड किस्म का डिज़ीज़ है, सही है। ये यूँ समझें कि आप एक पहाड़ की चोटी पे खड़े हैं, ठीक है, और अमूमन लोग इस चोटी से गिर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो होते ही बड़े कमज़ोर से हैं, उनकी उम्र गुजर चुकी होती है या उनकी जो बीमारी होती है अंडरलाइंग, वो इस हद तक उन्हें कमज़ोर बना चुकी होती है कि उनके जिस्म में अब ताकत नहीं बची होती, ठीक है। तो अमूमन लोग जो है जान की बाजी हार जाते हैं। लेकिन जिन लोगों की रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, जिन लोगों की अल्लाह ताला ने लिखी होती है, जिनकी उम्र ज़्यादा होती है, तो वो लोग बच भी जाते हैं। ऐसा नहीं कि ARDS से हर बंदा ही मरता है, बच भी जाते हैं। तकरीबन 30% लोग ARDS से सेहतयाब भी हो जाते हैं। लेकिन ARDS से जो लोग सेहतयाब होते हैं उन्हें रेजिडुअल डैमेज हो जाता है, ठीक है। जो दीवारों में चोट लगी होती है वहाँ पे स्कारिंग होना शुरू होती है, जिसकी वजह से अमूमन लोगों को सांस की प्रॉब्लम रहती है उम्र भर। लेकिन ऐसा भी नहीं कि हर बंदे को ही सांस की प्रॉब्लम रहती है, बहुत से लोग ऐसे भी देखे गए हैं जो लोग ज़िंदा बचे और अपनी पूरी एक नॉर्मल लाइफ में दोबारा चले गए, ठीक है। तो ARDS जब यंग लोगों में होता है तो उनके बचने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो लोग बूढ़े होते हैं। और इसी तरह अगर किसी शख्स को कोई बीमारी है जैसे कि डायबिटीज़ वगैरह है तो उसके चांसेस थोड़े कम होते हैं बचने के एज़ कम्पेयर टू उस शख्स के जिसको कोई बीमारी जैसे कि डायबिटीज़ वगैरह कोई और ऐसी बीमारी या HIV वगैरह की बीमारी ना हो, ठीक है। तो सेहतयाब लोगों के बचने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो आई होप मैंने ARDS के मुतालिक तमाम इन्फॉर्मेशन जो कि एक इंसान के ज़हन में आती है वो मैंने एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके सवालात वगैरह हैं तो आप जाके जो है वो
फेसबुक पेज पे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला मैं रेगुलरली फेसबुक पे अपलोड किया करूँगा। तो दैट्स ऑल, दिस इज़ उमैर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।